मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकाई नंबर 5 पे, और यह इकाई नंबर 5 मानव शरीर विज्ञान से संबंधित है। अर्थात आप कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी है। 5वीं यूनिट में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग चारों यूनिट को पढ़ चुके हैं। पांचों यूनिट का कोर्स आपका जो है, मैंने ये कहा था 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। 18-19 तारीख तक आपका ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के प्रैक्टिस पेपर को लेके आएंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं, और पीवाईक्यू के प्रैक्टिस पेपर आपके चल ही रहे हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसमें कराने बहुत जरूरी हैं, जो आपके साथ हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्रम की बात करते हैं। और अगला क्रम जो है हमारे पास इस प्रकार से है कि ये चीजें थोड़ा सा रोटेट नहीं हो रही। हाँ, यहाँ आप देखिए, तो इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, दिया गया अध्याय नंबर 4 श्वसन और गैसों का विनिमय, अध्याय नंबर 5 शरीर द्रव और परिसंचरण, अध्याय नंबर 16, मतलब ये 15 है, 16 है। 16 में आएगी उत्सर्जी पदार्थ और उनका निष्कासन, और अध्याय नंबर जो है 17 जो है वो गमन और संचलन, अध्याय नंबर 18 जो है तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय है, अध्याय नंबर 19 है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो ये भैया हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, यानी 2, 2, 4, 2, 6 चैप्टर आपके बचे हैं, जिसमें से पहले चैप्टर पे आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करेंगे। ये है अध्याय नंबर 14, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। ये आपका चैप्टर का क्रम है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, श्वसन के अंग। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण, श्वसन संबंधी विकार। तो ये जो है आपके टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। उसके पहले जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, कह रहा सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त उपापचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसीलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन की उपलब्ध कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान विनिमय की यह प्रक्रिया श्वसन यानी ब्रीथिंग कहलाती है, और सामान्यतः इसे श्वसन रिस्पिरेशन भी कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने के ऊपर नीचे होने का अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्वसन के कारण होता है। हम सांस कैसे लेते हैं? इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। देखिए, हैबिट कैन मेक टू हैबिटाट, माफ करिएगा, हैबिटाट कैन मेक टू हैबिट। जिस प्रकार का आपका वासस्थान होता है, उसी प्रकार की आपकी हैबिट हो जाती है, आपका स्वभाव हो जाता है। आप कहाँ पे निवास करते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, उसी तरह का आपका भी व्यवहार होता चला जाता है। कह रहा प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। कह रहा प्राणियों के अलग अलग वर्गों के बीच अगर आप जाएंगे तो श्वसन की जो क्रियाविधि होती है उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न आकशेरुकी जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटेक्रिम आदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण के द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होता है, जिनमें वातावरण के वायु का उसके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती हैं, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें।
कह रहा जलीय आर्थ्रोपोडा जो जल में रहते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम यानी गिल द्वारा होता है, जबकि जल स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली फुफ्फुस फेफड़े द्वारा होता है। कशेरुकियों में मछलियों में क्लोम गिल द्वारा श्वसन होता है। कह रहा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कशेरुक में आते हैं वर्टिब्रेट में बात करते हैं तो मछलियों में गिल द्वारा श्वसन होता है, जबकि एम्फीबिया उभयचर में सरीसृप में पक्षी में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। उभयचर जैसे कि मेढक अपनी आर्द्र त्वचा नम क्यूटिकल द्वारा यानी नम त्वचा द्वारा मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा श्वसन करते हैं। स्तनधारियों में पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली पाई जाती है। मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट करके दिलाता हूँ, एनसीईआरटी पॉइंट से करवाता हूँ। तो फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी पॉइंट्स बनी हुई जिसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों को इंटर करता हूँ, उसके प्रैक्टिस पेपर को इंटर करता हूँ, मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि जो इंग्लिश वाला होगा इंग्लिश वाले में सीधे सीधे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पॉइंट से पढ़ते हैं। तो उसमें डायग्राम्स की व्याख्या रहती है, टॉपिक्स की व्याख्या रहती है, सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें आपको सभी प्रश्न अलग अलग करके मैं दे देता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। बस हिंदी वाला खत्म होगा, इंग्लिश वाला आपका शुरू हो जाए। हिंदी वाले में तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी मूव कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश वाले में एनसीईआरटी पॉइंट से आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन जितने हमारे हिंदी वाले मित्र देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें हाइड होती हैं, बहुत सारी चीजें हिंदी में उतनी अच्छी समझ में नहीं आती जितना अच्छा इंग्लिश में समझ में आ जाता है। मैं हिंदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी का अभ्यर्थी हूं, मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टॉपिक विज्ञान है तो विज्ञान में कुछ चीजें इंग्लिश में रहती हैं। जैसे अब मैं यहीं पे बता दूं, आप जाएंगे पेपर देने ना तो वहां आर्द्र त्वचा नहीं दी रहेगी, वहां लिखा रहेगा ना क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, नम क्यूटिकल। अब बताइए आप क्या कहेंगे? कहेंगे हमको तो पता ही नहीं था, जबकि वही चीजें हैं। वहां पे नम त्वचा नहीं रहेगी, नम क्यूटिकल रहेगी, तो आप फंस जाएंगे ना। तो इसलिए इंग्लिश वाला भी देखना जरूरी है। आते हैं अगले टॉपिक पे, जो पहली टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक तो एक तरह से इंट्रो था, इंट्रो के बाद अब टॉपिक शुरू होती है। पहली टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारी मानव से है, तो मानव श्वसन तंत्र। चलिए मानव के श्वसन तंत्र में आते हैं। एक सेकेंड। हाँ, हमारे एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। कह रहा है जो नोट के ऊपर जो है ऊपर की तरफ खुलते हैं, नासा द्वार कहते हैं, यानी नासा द्वार जो नाक बनाता है, तो ये हमारे नासा द्वार होते हैं। ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं तो एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा मार्ग से कहां पहुंच जाते हैं? नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी जो है वह हिस्सा होता है जहां पे भोजन भी जाकर के यानी आहार नली से भी मिल जाता है और श्वसन नली भी आकर के मिलती है। तो इस कॉमन हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? जो है ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में, कह रहा ग्रसनी जो है कंठ द्वारा कहां चली जाती है? श्वास नली में खुलती है। कंठ जो होता है ये एक उपास्थ्यमय पेटिका होती। कंठ जो है लैरिंग्स, कंठ को क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स किसकी बनी होती है? तो ये कार्टिलेज की बनी है। अब आपके पेपर में कार्टिलेज लिख के आएगा, जबकि यहाँ हिंदी में क्या लिखा है? उपास्थ्यमय पेटिका होती है। उपास्थ्य मतलब कार्टिलेज की बनी हुई पेटिका है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है, इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। भोजन निकलते समय घाटी और एपिग्लाटिस कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे है, कह रहा है भोजन निकलते समय घाटी जो है एक पतली लोचदार उपास्थल फ्लैप कंठ छद यानी जो है एपिग्लाटिस से ढक जाती है। इससे आहार ग्रसनी में कंठ में प्रवेश कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक और तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती हैं। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाओं का अपूर्ण उपास्थल बलियों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिका युक्त थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं।
श्वसनीय श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस वर्ण यानी प्लूरा से ढके होते हैं। कह रहा फेफड़े के ऊपर की जो लेयर होती है वो दो स्तर की होती है, जिसे हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फुफ्फुस आवरण या फुफ्फुस वर्ण से ढके होते हैं। और इनके बीच फुफ्फुस वर्णी द्रव भरा होता है, यानी इसके बीच जो है प्लूरल फ्लूइड भरे होते हैं। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण बल कम करता है। बाहरी फुफ्फुस वर्णी झिल्ली वक्षीय परत के निकट इस संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस वर्ण झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कोशिकाएं या उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र या श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त यौन वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग के कशेरुकदंड, अधर भाग के उरोस्थ, पार्श्व में पसलियों और नीचे गुंबदाकार डायाफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा के प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। अब यहां पे कह रहा है कि ये देखिए कंठ छद है, ये आपका कंठ है, श्वास नली है, अपूर्ण उपास्थि में वलय है, श्वसनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है पसली का कटा हुआ आखिरी छोर है, फेफड़ा है, फुफ्फुस वर्णी झिल्ली है, ये आपकी नीचे और इसके बीच में भरा हुआ द्रव है। श्वसन के लिए जो है ये छोटे छोटे कुपिकाएं हैं और ये डायफ्राम का हिस्सा है जो इसको एक दूसरे से अलग करता है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से चरण है देखिए। श्वसन या फुफ्फुस संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कोशिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन अभिगमन होता है। रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। उपापचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन, जैसा कि अध्याय 12 में श्वसन में बताया गया। श्वासासन की क्रियाविधि। श्वासासन में दो चरण सम्मिलित हैं। अंतःश्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब, कह रहा अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतर फुफ्फुसी दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस प्रकार निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरशुक इंटरकास्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष के वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी
हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःशोषण की क्रिया होती है। डायाफ्राम और अंतरापरशु पेशियों का शिथिलन डायाफ्राम और उरोस्थ को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःशोषण हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःशोषण और निःशोषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार शोषण करता है। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य 12 से 16 बार शोषण करता है। शोषण गतिविधियों में सम्मिलित वायु को आयतन का आकलन स्पेरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायता करता है। शोषण संबंधी आयतन और क्षमताएं। जोरीय आयतन सामान्य शोषण क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीमीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित निश्वासित कर सकता है। अंतःशोषण सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। निःशोषण सुरक्षित आयतन रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है। अपशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 ml से 1200 ml होता है। ऊपर वर्णित हुए कुछ शोषण संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं यानी फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिसका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतःशोषण क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सामान्य निःशोषण उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो कि व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, जिसमें जोरीय आयतन और ये दोनों जुड़े होते हैं। जोरीय आयतन अंतःशोषण सुरक्षित आयतन, जोरीय आयतन कितना है 500 है और अंतःशोषण सुरक्षित आयतन की मात्रा कितनी होती है 1100 ml। लगभग अंतःशोषण सुरक्षित आयतन की मात्रा कितनी होती है, अंतःशोषण सुरक्षित आयतन की मात्रा 2500 ml से 3000, तो लगभग 3500 ml मात्रा यहाँ पे आप बलपूर्वक भर सकते हैं। निःशोषण क्षमता जितना आप निकाल सकते हैं, कह रहा अंतःशोषण उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है उसे जोरीय आयतन और निःशोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC सामान्य निःशोषण उपरांत वायु की वह मात्रा आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें निःशोषण सुरक्षित आयतन और अपशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। जैव क्षमता बलपूर्वक निःशोषण के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। इसमें ERB, TB और IRB सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःशोषण के बाद निःशोषित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग्स कैपेसिटी बलपूर्वक निःशोषण के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा। इसमें RB, ERB, TB और IRB सम्मिलित हैं, यानी जैव क्षमता प्लस अपशिष्ट क्षमताएं BC प्लस RB। गैसों का विनिमय कोशिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय दाब
अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस का दाब भागीदारी को जो इसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 और PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब तालिका 14.1 और यहाँ पे दी गई है। अब मैं एक जनरल डाटा बताता हूँ और ये डाटा जो है आपको याद ही करना है। मान लीजिए ये वायुमंडलीय वायु का ऑक्सीजन का जो लेवल है 159 है, ठीक, और वायु कूपिका में जब पहुंचती है तो कितना हो जाती है 104 हो जाती है। अनाक्सीकृत अवस्था में कितना है 40 है, ऑक्सीकृत अवस्था में 95 है, ऊतक में पहुंचता है 40। अब देखिए ये याद करना थोड़ा कठिन है लेकिन मैं जो बताता हूं उसे याद करिए। अच्छा फिर वही देख लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना 0.03% होती है, जो परसेंटेज में कर लीजिए चाहे इसकी वायवीय मात्रा है। 40 कूपिका में 40 है, 45 है, 40 है, 45 है, ये आपका अतिरिक्त है, तो इसकी घुलनशीलता के ऊपर निर्भर करता है। कह रहा घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतः विसरण झिल्लिका में प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली प्रति इकाई मात्रा विसरित होने वाली जो होती है